हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो मैंने बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बनाया हुआ है, जिसमें कि 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 नंबर जो होंगे आपके लैंग्वेज के होंगे और 120 नंबर जो होंगे वो आपके मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और साइंस के होंगे इसमें से। तो ये शिक्षक भर्ती परीक्षा की आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उसमें अगर आप जीके और जीएस का पेपर आता है तो सामान्य अध्ययन में भारत का भूगोल पूछे गए उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। 3-4 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे, कम से कम बता रहे हैं हम। तो ये भारत के भूगोल के ऊपर आज का मेरा वीडियो है। आप इसको चाहें तो इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ताकि आप खाते समय भी सोते समय भी इसको सुनते जाएंगे। तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीपीएससी का सिलेबस बहुत ज़्यादा लंबा है। अगर आप देखेंगे ना तो 1 to 5 के टीचर के लिए भी सिलेबस बहुत ज़्यादा लंबा होता, होना नहीं चाहिए जितना कि लंबा है। तो आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो याद ना करना पड़े तो आप चाहें तो इसके ऑडियो को रिकॉर्ड करके बार बार सुन सकते हैं। तो भारत की पहला जो है उसमें देखिएगा, आप सामान्य जानकारी बोल रहा है। जो इसका पहला टॉपिक है भारत के भूगोल में, उसमें लिख रहा है सामान्य जानकारी। तो सामान्य जानकारी मेरा भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है आप ये जानेंगे। तो भारत जो है एशिया महाद्वीप में पड़ता है। इसका कुल क्षेत्रफल 13.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4 पड़ता है। ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। अब बात कर इसकी अक्षांशीय स्थिति की। तो भारत जो है, भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है। भारत की अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4, यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ पे ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक ये इसकी दशांतरीय स्थिति है। तो अगर पूछा जाए अक्षांशीय स्थिति क्या है, आपको बोलना है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध से, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और अगर देशांतर का पूछे जाए, देशांतरीय स्थिति क्या है, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ये इसकी भौगोलिक स्थिति है। आप जान जाइए कि भारत एक उपमहाद्वीप है, द्वीप नहीं है। उपमहाद्वीप इसलिए कहा जाता है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो तो उसको द्वीप कहते हैं, लेकिन भारत चूंकि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग उपमहाद्वीप में कहते हैं। यानी कि इसको कंप्लीट आइलैंड हम नहीं कहते हैं। आप देख सकते हैं कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं, द्वीप क्यों नहीं कहते हैं। द्वीप उसको कहते हैं जो चारों तरफ से पानी घिरा हो, जो लैंड चारों तरफ से पानी से घिरा हो तो उसको द्वीप कहते हैं। पर भारत में चारों तरफ से पानी नहीं है, 3 तरफ से पानी है। तो देखिए कि इसके ईस्ट में बंगाल की खाड़ी पड़ती है, और वेस्ट में अरब सागर पड़ती है, और साउथ में हिंद महासागर पड़ती है। ये ध्यान में रखिए आप लोग। ये इसका भौगोलिक स्थिति है। आप इसको इस उत्तर से दक्षिण इसका टोटल लंबाई जो है, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम उसका टोटल लेंथ जो पड़ता है, यानी गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसकी कुल लंबाई 2933 किलोमीटर पड़ती है। और जो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसकी कुल लंबाई 3214 किलोमीटर पड़ती है। आप मैप भी देख रहे होंगे, ऐसा आ रहा है। तो इस आप रिपीट कर लीजिए कि सेकेंड जो हमारा टॉपिक रहेगा वो भारत का भौतिक विभाजन। तो आप देख रहे हैं कि ये भारत का भौतिक विभाजन है आपका। तो भारत को छः भारत भौतिक भागों में बांटा गया हुआ है। तो ये या इसको कहते हैं 6 स्थलाकृतियों में बांटा गया है, या उस हिसाब से बांटा गया है कि कोई ज़मीन बहुत ऊंचा होता है, कहीं पर हरियाली होती है, कहीं पर केवल चट्टान होता है, कहीं पर केवल बर्फ़ होता है, कहीं पर केवल मैदान होता है। तो उसको भौतिक विभाजन कहते हैं। तो भारत को 6 भौतिक विभाजन में बांटा गया है, आप देख सकते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा आपसे कि भारत को कितने भागों में बांटा गया, फिर भी एक जानकारी के लिए बताइए। जो सबसे हमारा जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, सबसे ऊपर का हिस्सा, उसको हम उत्तरी पर्वत श्रृंखला कहते हैं। अब जिस तरह से बोलिए, भारत वर्ड इसमें नहीं आता है, इंग्लिश में आप देखिएगा नॉर्थर्न माउंटेन रेंज। तो नॉर्थर्न माउंटेन रेंज का मतलब होता है उत्तरी पर्वत श्रृंखला। तो जो हमारा पहला वो भौतिक विभाग है वो है उत्तरी पर्वत श्रृंखला, जो कि जम्मू और कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक ये जाती है। देखिए इस तरीके से। तो पहला जो हमारा भौतिक विभाजन हो जाता है वो है उत्तरी पर्वत श्रृंखला, फिर उत्तर का मैदान, फिर हमारा थर्ड हो जाता है प्रायद्वीपीय पठार। ये वाला लाल वाला हिस्सा आप जो देख रहे हैं, जो पीला फोर्थ हमारा हिस्सा हो जाता है मरुस्थल। इसमें पिक्चर में शो हो रहा है कि एक ही मरुस्थल है, भारत में 2 मरुस्थल है। एक तो थार का रेगिस्तान, एक गुजरात में थोड़ा सा हिस्सा रन ऑफ कच्छ है, जहाँ टाइगर रिजर्व भी है। तो हमारा भारत को 6 भौतिक विभाग में बांटा गया है। उत्तर पर्वत श्रृंखला, उत्तर का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान,
और द्वीप समूह। तो अब बात कर लें पहले भाग की, तो ये जो है उत्तर पर्वतीय श्रृंखला जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, इसमें 3 पर्वत श्रृंखला आती है। 3 पर्वत, ट्रांस हिमालय पर्वत श्रृंखला जो कि हिमालय से भी पुरानी थी, ये जस्ट यहाँ पे आ गया ट्रांस हिमालय, यानी जो हिमालय से भी पुराना हो, हिमालय से भी पहले जो बना हुआ उसको हम ट्रांस हिमालय पर्वत का श्रृंखला कहते हैं। इसमें ही आ जाता है काराकोरम, लद्दाख और जस्कर, यहाँ से यहाँ तक काराकोरम, लद्दाख, जस्कर। ट्रांस हिमालय माउंटेन रेंज में आपको 3 पर्वत मिलेंगे, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर, जिसमें लद्दाख और जस्कर तो इंडिया में पड़ जाते हैं। जो काराकोरम है बहुत ऊंचा पर्वत है, तो ये काराकोरम जो होता है ना, उस पर चाइना का कंट्रोल, ये वाला जो हिस्सा, इसके ऊपर का जो हिस्सा है ना, ये हमारे पास नहीं है। ये नक्शा में दिखता है पर ये हमारे पास है नहीं। तो उत्तरी पर्वत श्रृंखला में आपको 3 पर्वत श्रृंखला मिलेगी, पहली ट्रांस हिमालयन, फिर हिमालय पर्वत श्रृंखला, अब फिर पूर्वांचल। पूर्वांचल को जो 7 स्टेट है पूर्वांचल, तो ये 3 है। उत्तरी पर्वत श्रृंखला में आपको 3 पर्वत है, ट्रांस हिमालय, हिमालय पर्वत और पूर्वांचल। ट्रांस हिमालय में भी 3 पर्वत आएगा, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर। काराकोरम का हाईएस्ट पिक K2 है, जिसको माउंट गॉडविन भी कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। तो ये अगर इंडिया के हिस्से में रहता, मतलब जो ऊपर दिख रहा है ये वाकई में हमारे हिस्से में होता, तो इंडिया का हाईएस्ट पिक कंचनजंगा नहीं बल्कि K2 होती, पर K2 पर अभी चाइना का कंट्रोल है, हमारा कंट्रोल नहीं है। हाँ, तो हम बोल रहे थे, आपको बता रहे थे कि ये उत्तरी पर्वत श्रृंखला में 3 पर्वत श्रृंखला आती है, ट्रांस हिमालयन, हिमालय और पूर्वांचल। ट्रांस हिमालय में भी 3 आएगी, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर। हिमालय माउंटेन रेंज में अभी 3 आती है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। ये हाइट वाइज घटती जाती है, हिमाद्री की हाइट सबसे ज़्यादा होती है, हिमाचल की उससे कम होती है, शिवालिक बिल्कुल उत्तरी मैदान के सटे हुए हो जाता है, उत्तरी मैदान से सटे हुए शिवालिक हो जाता है बिल्कुल। तो हिमाद्री जो है टोटल, ये भी जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। हिमालय, हिमालय के भी 3, हिमालय में भी 3 पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, जिसमें सबसे हाइट वाला जो होता है, सबसे नॉर्थ वाला जो हिस्सा होता है हिमाद्री, उससे नीचे वाला हिस्सा हिमाचल और उससे नीचे वाला शिवालिक माउंटेन कहलाता है। ये यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश गया है। तो ये, और थर्ड जो हमारा पर्वत श्रृंखला है वो होता है पूर्वांचल। पूर्वांचल में क्या होता है, हर स्टेट में एक एक माउंटेन्स है, स्टेट के नाम पे ही है। जैसे नागालैंड में, यहाँ नागालैंड में नागा हिल्स, मिजोरम में मिजोरम हिल्स, मणिपुर में मणि त्रिपुरा, मणिपुर में मणि हिल्स, त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स, और केवल मेघालय में अलग है गारो खासी जयंतिया हिल्स। ये जो बीच का पीला हिस्सा देख रहे हैं ना, ये उत्तरी मैदान में आ जाता है, जो आसाम का मैदान है यहाँ पे। तो आपको क्लियर हो गया, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला में 3 पर्वत श्रृंखला आते हैं, ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल। ट्रांस हिमालय में भी 3 माउंटेन आएगा, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और हिमालय में भी आएगा हिमालय, हिमाचल, शिवालिक। माउंट हाइट वाइज ये घटता जाएगा। और पूर्वांचल में हर स्टेट के नाम पे ही, नागालैंड में नागा हिल्स, मिजोरम में मिजो हिल्स, त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स, और मेघालय में केवल अलग से गारो खासी जयंतिया हिल्स आता है। और ये हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा भौतिक विभाजन है, ये उत्तरी मैदान है। उत्तरी मैदान में को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। जो पंजाब के साइड में, इसको सिंधु का मैदान, फिर गंगा का मैदान, फिर आसाम का मैदान, 3 भाग में बांटा गया हुआ है। तो सिंधु का मैदान किससे बनी है, जो सिंधु और सहायक नदियों से मिलकर के जो मैदान बनता है उसको सिंधु का मैदान कहते हैं। गंगा का मैदान, गंगा और उसकी सहायक नदियों से मिलकर बनता है। असम का मैदान ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनता है। ये उत्तरी मैदान। प्रायद्वीपीय पठार से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब ये पहले 6 भाग पढ़ लीजिए, फिर हम बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। और प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीन हिस्सा है। अगर आप पूछा जाए कि पूरे भारत में सबसे पहले कौन सा हिस्सा बना, तो ये जो ऊपर का हिस्सा बाद में बना, पहले ये प्रायद्वीपीय पठार ही बना। पहले यही ओरिजिनल पार्ट था, धीरे धीरे ये निर्माण होता गया। बाकी सबसे पहले ये प्रायद्वीपीय पठार ही बना। ये तीसरा हिस्सा प्रायद्वीपीय पठार, जो कि मोस्टली महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु का हिस्सा घेरता है पूरा, देख लीजिए। महाराष्ट्र, एमपी का नीचे वाला, एमपी का साउथ हिस्सा, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर, राजस्थान का नीचे वाला हिस्सा। तो ये आप देख ही रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये चारों इतना स्टेट ये कवर कर लेता है पूरा। प्रायद्वीपीय पठार, बिल्कुल प्रायद्वीपीय पठार। और चौथा जो हमारा हिस्सा है, ये हम बोले कि इंडियन डिजर्ट्स, भारत के मरुस्थल 2 हैं,
थार घाटी जो कि राजस्थान में है, एक गुजरात में रन ऑफ कच्छ है। 5वां जो हिस्सा है हमारा वो तटीय मैदान। तटीय मैदान भी 2 है, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। और जो छठा हिस्सा है वो है द्वीप समूह, जो आप यहाँ देख लीजिए कि एक तो हमारा अंडमान निकोबार है द्वीप समूह और दूसरा है लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में पड़ता है और जो लक्षद्वीप है वो हमारा ये अरब सागर में पड़ता है। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन पूछे जाएंगे भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, तो भारत का सबसे पुराना पर्वत यहाँ पड़ता है अरावली पर्वत। भारत का जो सबसे पुराना, इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं बता दे रहे हैं आपको कि भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, तो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली माउंटेन है। अरावली, अरावली राजस्थान में पड़ता है और ये प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा ही अरावली। तो पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत किस तरीके का पर्वत है, तो पुराना मोरदार पर्वत, ओल्ड फोल्ड माउंटेन इसको कहते हैं। फिर पूछेगा कि हिमालय पर्वत किस तरह का पर्वत है, तो हिमालय पर्वत किस तरह के पर्वत का उदाहरण है, तो हिमालय पर्वत जो है मोरदार पर्वत का उदाहरण है। यानी यूं ऐसे ऐसे करके बनता है तो उसको मोरदार कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछेगा प्रायद्वीपीय पठार में दक्कन पठार क्यों फेमस है। दक्कन का पठार कपास की खेती के लिए फेमस है, ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि दक्कन के पठार में ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी होती है और काली मिट्टी से ही कॉटन का प्रोडक्शन होता है। तो ये हम बता रहे हैं कि इस भाग से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आपको हम बता रहे हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे थे भाई 6 भौतिक विभाजन बताइए, है ना, तो सबसे ऊपर में कौन सा भौतिक विभाजन, इस तरह से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछेगा। पूछेगा हिमालय में किस तरह के पर्वत का उदाहरण है, मोरदार पर्वत का उदाहरण है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, अरावली पर्वत है। दक्कन का पठार कहाँ पड़ता है, प्रायद्वीपीय पठार में पड़ता है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में पड़ता है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार किस लिए फेमस है, कपास की खेती के लिए, कॉटन के प्रोडक्शन के लिए। दक्कन के पठार में कपास की खेती क्यों होती है, क्योंकि दक्कन के पठार में काली मिट्टी मिलती है, ब्लैक सॉइल्स। जान जाइए इंडिया में बहुत कम जगह ब्लैक सॉइल्स मिलते हैं, जो कि मेन इसका जगह, जहाँ जहाँ ब्लैक सॉइल्स मिलेगा वहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो प्रायद्वीपीय पठार से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा पूछता है कि दक्कन का पठार किस लिए फेमस है, तो दक्कन का पठार कपास की खेती के लिए फेमस है। तो कपास की खेती के लिए क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी पाई जाती है। सेकेंड, ये जो है ना प्रायद्वीपीय पठार, इसमें जितने भी खनिज लवण पाए जाते हैं वो सब प्रायद्वीपीय पठार में ही पाए जाते हैं। यहीं पे आ जाता है बस्तर का पठार। बस्तर का पठार, ये बस्तर प्लेटू पाया जाएगा। जो बस्तर का पठार जो होता है वो आपको आयरन के लिए फेमस है, लोहे के लिए फेमस है। छोटानागपुर पठार कोयला के लिए फेमस है। और जिसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे बता दे रहे हैं आपको, तटीय मैदान है, आइलैंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत में, अब बताइए भारत में 2 आइलैंड है जो कि समुद्र के बीच में है, लेकिन एक ही आइलैंड है जो रिवर आइलैंड है, जो नदी के बीच में है, वो है आपको मांडवी, जो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में पड़ जाता है। आई होप आपको 6 विभाजन के बारे में पता चल गया। मेन में क्वेश्चन हम बता दिए हैं कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, अरावली। हिमालय पर्वत किस तरह के पर्वत का उदाहरण है, मोरदार पर्वत का। और ये क्या कहते हैं कि दक्कन का पठार क्यों फेमस है, दक्कन का पठार कॉटन की प्रोडक्शन के लिए फेमस है, यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलती है इसलिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, और प्रायद्वीपीय पठार में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, इसमें विंध्य माउंटेन और सतपुड़ा माउंटेन। और विंध्य तो वही पूछता है इसमें, इसकी विंध्य माउंटेन, सतपुड़ा माउंटेन। जैसे हिमालय पर्वत मोरदार पर्वत का उदाहरण है, वैसे विंध्य और सतपुड़ा जो है भ्रंशोत्थ पर्वत का। यानी कि एक बड़ा सा जमीन था, बीच में धरती धंस गई और दोनों 2 ब्लॉक के रूप में खड़ा हो गया, एक तरफ विंध्य और एक तरफ सतपुड़ा माउंटेन हो गया, अब बीच में नदी बहती है तापी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में से डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, इसमें से यही पूछे जाते हैं जनरली। आइलैंड आप देख ही लिए, आइलैंड 2 है हमारा, अंडमान निकोबार की बंगाल की खाड़ी में है और लक्षद्वीप जो है हमारा अरब सागर में है। अब थर्ड टॉपिक पे आ जाते हैं, भारत की प्रमुख नदियाँ। ये शिक्षक भर्ती परीक्षा का तीसरा टॉपिक हो गया मान लीजिए।
भारत की प्रमुख नदियाँ। भारत की प्रमुख नदियों को 2 भागों में बाँटा जा सकता है। अगर आप 20 से डिवाइड कर दें, इसके ऊपर वाली की उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियाँ या प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं। जो इस साइड होता है उसको प्रायद्वीपीय नदी, पेनिनसुलर रिवर, और जो ऊपर होता है उसको हम नॉर्दर्न रिवर्स कहते हैं। जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं उसकी खासियत रहता है कि इसमें सालों भर पानी रहते हैं, और जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं उसमें उसको सीजनल रिवर्स कहते हैं, क्योंकि उसमें कभी-कभी पानी नहीं रहती है। जो फरवरी से जून तक का समय होता है उसमें पानी नहीं रहती है, पानी का कमी। पेरेनियल रिवर नहीं है ये, नॉन पेरेनियल रिवर नेचर होता है, यानी इसमें पानी नहीं होती, ज़्यादा पानी नहीं होती, और उत्तर भारत के में ज़्यादा पानी होती है। अब बात करें उत्तर भारत की प्रमुख नदी कौन कौन सी होगी, तो इसमें ये 3 उत्तर भारत की नदियों में 3 रिवर सिस्टम्स आते हैं। एक तो सिंधु इंडस रिवर सिस्टम, जिसको सिंधु नदी कहते हैं, और फिर गंगा नदी, और फिर उसके बाद ये इधर आ जाता है ब्रह्मपुत्र, इस साइड ब्रह्मपुत्र जो ब्राउन कलर में देख रहे हैं। तो उत्तर भारत की नदियों को 3 भागों में बांटा गया, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी में। सिंधु नदी जो होती है ये तिब्बत के मानसरोवर, ये तिब्बत है, नेपाल देख रहे हैं आप, इसके जस्ट ऊपर में यहाँ तिब्बत पड़ता है। तिब्बत को चीन का हिस्सा मानता है। तिब्बत अपने आप को फ्री मानता है, पर चीन इस पे कब्जा किया, रियल में चीन का कब्जा है ये। तो यहाँ तिब्बत पड़ता है, यहीं तिब्बत से आपको सिंधु नदी निकलती है। ये सिंधु नदी निकल करके तिब्बत से निकल के ये जम्मू कश्मीर के ऊपर के हिस्से में जो काराकोरम रेंज उस हिसाब से जाती है, फिर इंडिया में ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। उसके बाद ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, इंडिया के कश्मीर में नहीं है। लेकिन इंडिया में झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज जो थे 5 नदी होती है जो पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिलती है। तो ये सिंधु की 5 सहायक नदियाँ हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये पाँचों ही पंजाब में बहती हैं। उसी के नाम पर इसका नाम पंजाब पड़ गया। ये आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में मिल रही है। ये यहाँ पर देखिए चेनाब हो गया, ये रावी, सतलज, ये पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिलती है, इसलिए सिंधु। तो जो भी सहायक नदी होती है उसको सिंधु नदी का हिस्सा मानते हैं। जो भी सहायक नदी है उसको उस नदी का हिस्सा मानते हैं, क्योंकि उस नदी में उसी का पानी है, इसलिए उस नदी का हिस्सा मानते हैं। तो इसको इंडस रिवर सिस्टम्स कहते हैं। तो इंडस रिवर सिस्टम में रिवर इंडस और झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज 5 नदियाँ आती हैं। तो पंजाब में मेनली ये पंजाब में बहती हैं, और पाकिस्तान में जाकर के ये सिंधु नदी से मिलती है। ये हो गया सिंधु नदी। अब बात कर लें गंगा नदी की। तो ये गंगा जो नदी है देख लीजिए आप यहाँ पे, गंगा जो नदी है ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो एक्चुअली गंगा आगे जाके होती है, पहले गंगोत्री ग्लेशियर से 2 मेन स्ट्रीम्स निकलती है, अलकनंदा और भागीरथ, और देवप्रयाग में ये दोनों आकर के मिल जाती हैं। यहाँ ये गंगा नदी आप देख लीजिए, ये गंगा नदी। तो ये इसका आप देखिएगा स्टार्टिंग में, या तो अलकनंदा और भागीरथी 2 स्ट्रीम यहाँ पे मिलती है। तो इस मिलने के बाद यहाँ से देवप्रयाग से ये गंगा के नाम से जानी जाती है। ये देख लीजिए पूरा यूपी क्रॉस करेगी, उत्तराखंड, यूपी के बाद ये बिहार में आ गई, अब बिहार के बाद ये वेस्ट बंगाल में जाएगी। तो ये गंगा नदी। दूसरी गंगा जो नदी हमारी फेमस है वो गंगा नदी है। अब ये मेन होता है सहायक नदी, इसको बोलते हैं। तो इस साइड से जो गंगा में आकर मिल गई उसको हम कहेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो इस साइड से मिल गई उसको हम कहेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। जो फेमस कौन से हम फेमस पढ़ेंगे, क्योंकि ये गंगा नदी है आपकी। इसमें इधर से जो मिलती है वो घाघरा, गंडक, कोसी तीनों बिहार में मिलती है आके गंगा से। तो ये इसको हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी करेंगे। कौन कौन सी गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है? बाएं साइड की सहायक नदी घाघरा, गंडक, कोसी। और दाएं से कौन कौन मिलती है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी नदी है? तो आप सबसे पहले इसमें कौन सी बनेगी? यमुना जी, यमुना, दामोदर और सोन। ये सोन है और ये फिर दामोदर आएगा। सोन के बाद फिर दामोदर मिलेगा। दामोदर छोटा नागपुर प्लेटू है। इसी दामोदर नदी के ऊपर डीवीसी परियोजना है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट बनता है, जिससे कि बिजली का सप्लाई भी जाता है, इसमें सिंचाई वगैरह भी होता है। तो गंगा जो मेन नदी है, ये याद रखिए कि गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से जरूर निकलती है, पर ये गंगोत्री ग्लेशियर से नहीं निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से 2 मेन स्ट्रीम्स निकलती है, अलकनंदा और भागीरथी। ये दोनों देवप्रयाग में मिलते हैं। उसके बाद से इस नदी को, देवप्रयाग के बाद से इस नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो गंगा पूछा जाए किधर से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से ही निकलती है। तो 2 स्ट्रीम मेन स्ट्रीम से निकलती है, अलकनंदा
और भागीरथी, ये दोनों ही का पानी जब मिलता है तो इसको नाम दिया गया गंगा। गंगा की मेन 3 सहायक नदियाँ हैं जो नेपाल से निकलती हैं, घाघरा, गंडक, कोसी, और इधर से यमुना, दामोदर, सोन। याद रख लीजिए आप, यमुना, दामोदर, सोन ये गंगा की सहायक नदी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, इधर से दाहिने हाथ से यमुना, दामोदर, सोन और दामोदर। यमुना, सोन, दामोदर ये गंगा की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है। तो गंगा जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलते हैं तो इसको गंगा नदी के नाम से जानते हैं। फिर ये उत्तराखंड, यूपी, बिहार होते ही ये वेस्ट बंगाल में जाती है। तो वेस्ट बंगाल में ये 2 भागों में बँट जाती है, एक तो कोलकाता की तरफ हुगली नदी में आती है और दूसरी बंगाल में जाती है, बंगाल होते हुए बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, ये है बांग्लादेश। और बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, गंगा नदी को। तीसरी जो हमारी फेमस नदी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी नदी है जो भारत में बहती है, लेकिन ये भारत की सबसे लंबी नदी है क्योंकि इसका अधिकतर हिस्सा तिब्बत में बहता है। तो ये भी तिब्बत के मानसरोवर लेक से निकलती है ब्रह्मपुत्र, इसको सांगपो बोलते हैं तिब्बत में। और ये इंडिया में घुसती है। इंडिया में घुसने के बाद ये आसाम में आती है। आसाम के बाद ये चली जाती है बांग्लादेश में। अब देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो यहाँ पे ये गंगा से मिल जाती है। समझ में आ गया? तो गंगा नदी जब बांग्लादेश में एंटर करती है इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। तो ये जब जब ये गंगा नदी बांग्लादेश में आती है, ब्रह्मपुत्र भी आसाम होते हुए बांग्लादेश में आती है, तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों ही बांग्लादेश में मिल जाती है, तब इसका नाम मेघना पड़ता है। और ये मेघना नदी तब जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ये बात समझ लीजिए आप कि गंगा डायरेक्ट नहीं मिलती है, मतलब गंगा ही कहिए, गंगा ही डायरेक्ट मिली बंगाल की खाड़ी में, पर उस गंगा में ब्रह्मपुत्र में मिल जाता है, इसलिए उसको बांग्लादेश में बांग्लादेशी लोग उसका नाम चेंज कर दिए। तो ये पूरा गंगा का हिस्ट्री आप जान जाइए। गंगा का हिस्ट्री पूरा क्या है, अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलते हैं देवप्रयाग में, तो ये गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। फिर ये गंगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल में एंटर करती है। पश्चिम बंगाल ये हिस्सा है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद ये बांग्लादेश में एंटर करती है, इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, आसाम, यहाँ आसाम पड़ता है इस जगह पे, ये इस जगह पे पतला सा, ये तो मेघालय पड़ गया आपका। तो आसाम हो तो ये बांग्लादेश में एंटर करती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी वैसे इसकी लंबाई गंगा से भी ज़्यादा है, पर ये केवल 926 किलोमीटर ही इंडिया में ये बहती है, इसलिए इसको लंबा नदी नहीं कहते। इंडिया का सबसे लंबा नदी गंगा नदी ही है। तो ये ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ा नदी है, इंडिया का सबसे चौड़ा नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ये ब्रह्मपुत्र तिब्बत से एंटर करता है, अरुणाचल प्रदेश में जाता है, अरुणाचल प्रदेश के बाद ये आसाम में आता है, आसाम के बाद ये बांग्लादेश में एंटर करता है। यहाँ ये गंगा से मिलता है, मेघना के नाम से जाना जाता है। फिर ये मेघना नदी जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये इंपॉर्टेंट नदी है। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी, गंगा नदी उसकी सहायक नदी, और ये ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक। ब्रह्मपुत्र की जो फेमस जो सहायक नदी है लोहित और मानस, इसकी फेमस सहायक नदी है। ये ध्यान रखिए, गंगा की सहायक नदी में घाघरा, गंडक, कोसी लेफ्ट बैंक से आ जाता है, यमुना, दामोदर, सोन जो है राइट बैंक से होता है। अब बात कर लेते हैं, अब जो हमारा ये हो गया उत्तर भारत की नदियाँ। अब हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जानेंगे, पेनिनसुलर। पेनिनसुलर में आप देख लीजिए कि राजस्थान में एक ही मात्र नदी, यहाँ पर आप देख लीजिए लूनी नदी बहती है। अब ध्यान में रखिए कि राजस्थान में कौन सी नदी बहती है, पूछा जाए तो बोलना है लूनी। को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदी नहीं है, लेकिन राजस्थान बहुत ज़्यादा हरा भरा हो गया इंदिरा गांधी कैनाल के वजह से। इंदिरा गांधी नहर यहाँ पर बना, जिसकी वजह से जोधपुर का हिस्सा पूरा हरा भरा हो गया। तो ये जो आपको राजस्थान में कौन सी नदी बहती है, लूनी नदी बहती है। उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि जो नॉर्थ इंडिया के ये गंगा जो नदी है वो किस तरफ से बह रही है। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है और अरब सागर में कौन कौन सी गिरती है। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा कि हम अभी हमको पूरा बता देंगे, उसके बाद लास्ट में बताएंगे कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी गिरती है। अब ये प्रायद्वीपीय भारत की नदी जान जाइए। एक तो हो गई लूनी जो राजस्थान में बहती है, और ये लाइन से याद कर लीजिए आप, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, 4 नदी। साबरमती, माही, नर्मदा, तापी ये चारों ही अरब सागर में गिरती है, और ये चारों ही प्रायद्वीपीय में। देख लीजिए, साबरमती का डायरेक्शन क्या है, दक्षिण की तरफ, माही का दक्षिण की तरफ, और नर्मदा और तापी का पश्चिम की तरफ। पश्चिम की तरफ मतलब वेस्ट वर्ड फ्लोइंग रिवर कहते हैं। पश्चिम की तरफ कौन नदी बहती है, नर्मदा और तापी। दक्षिण की तरफ कौन नदी बहती है, साबरमती और माही। ये ध्यान में रखिए, साबरमती
कौन सी 4 नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं? साबरमती, अब इसी में से पूछ सकता है कि कौन सी नदी है जो इस अरब सागर में नहीं गिरती है, या कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि 4 नदी जो है अरब सागर में गिरती है मेनली, साबरमती, माही, नर्मदा और तापी। साबरमती, माही, नर्मदा और तापी, ये देख लीजिए। और उसके वाला जो फेमस है, जो लॉन्गेस्ट रिवर साउथ इंडिया का, गोदावरी रिवर। अब देखिए, गोदावरी, कृष्णा और ये कावेरी, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अब देखिए, कावेरी नदी जो फेमस है इसलिए कि कर्नाटक और तमिलनाडु में उसके ऊपर जो है बहुत हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हंगामा हुआ, कावेरी वाटर डिस्प्यूट हुआ पानी को लेकर के, क्योंकि ये साउथ इंडिया की नदी है तो इसमें पानी की कमी हो जाती है जाड़े के समय में। तो इसलिए इस पानी के विभाजन को ले करके बहुत हुआ कि भाई कर्नाटक और तमिलनाडु में बहुत झगड़ा हुआ, जो कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कावेरी वाटर डिस्प्यूट, इसलिए फेमस ये कावेरी वाटर। तो ये ध्यान में रखिए कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये तीनों ही जो है पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं, ये तीनों ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये ध्यान में रख लीजिए कौन कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। अब ये देखिए, यहाँ पे महानदी है जो उड़ीसा में पड़ती है। वो महानदी कौन सी जगह स्टेट में पड़ती है? महानदी हमारा उड़ीसा में पड़ती है। देखिए आपको यहाँ पे ये है महानदी, ये महानदी दिख रहा है। महानदी, ये देख लीजिए महानदी। तो कौन कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये 5 इधर से याद कर लीजिए आप। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये 5 नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और 4 नदी जो ये है, ये साबरमती, माही, नर्मदा और तापी, ये चारों जो है अरब सागर में गिरती है। साबरमती, माही, नर्मदा, तापी अरब सागर में गिरती है। और गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इस तरह इसमें नदी के ऊपर एक और क्वेश्चन पूछता है, 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे गए कि कौन कौन सा डैम कौन से नदी पे बना हुआ है, और एक और पूछेगा इसमें से कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो ये सबसे बड़ा बता दें कि इंडिया का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? इंडिया का सबसे बड़ा डैम हीराकुद डैम है, जो महानदी के ऊपर बना हुआ है, उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा में, उड़ीसा स्टेट में। और सबसे हाईएस्ट डैम, सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? टिहरी डैम है, जो उत्तराखंड में है, और ये भागीरथी नदी पे है, भागीरथी नदी के ऊपर टिहरी डैम। ये वैसे जो क्या कहते हैं, हीराकुद डैम महानदी के ऊपर बना हुआ, ये सबसे बड़ा बड़ा भी माना जाता है। और ये यहाँ जो सतलज जो भाखड़ा नंगल डैम है, वो भी एक सतलज नदी के ऊपर भाखड़ा नंगल डैम है, उसको भी वन ऑफ द बिगेस्ट ये भी माना जाता है। तो ये आप कौन कौन सा नदी पे कौन कौन सा बात इंपॉर्टेंट है ये जान चाहिए। जो मेजर यही है कि हीराकुद डैम है, जो कि महानदी के ऊपर है, सबसे बड़ा है इंडिया का। हाईएस्ट टिहरी डैम है, जो कि भागीरथी नदी पे है। और भाखड़ा नंगल जो है वो सतलज नदी के ऊपर बना हुआ है। और नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है। ये फेमस पूछता है कि कौन सी नदी के ऊपर कौन सा डैम बना हुआ है। महानदी के ऊपर कौन सा डैम बना हुआ है? हीराकुद डैम बना हुआ है। सतलज नदी के ऊपर कौन सा डैम बना हुआ है? भाखड़ा नंगल। कृष्णा नदी के ऊपर कौन सा डैम बना हुआ है? नागार्जुन सागर डैम। और भागीरथी नदी के ऊपर कौन सा डैम बना हुआ है? टिहरी डैम। ये 4 इंपॉर्टेंट है ये नदी के ऊपर। नदी के ऊपर जो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, कौन सी नदी के कौन सा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पूछता है, इसमें सबसे ज़्यादा पूछता है कि भाई हरिद्वार कौन सी नदी के किनारे है? गंगा। बनारस कौन सी नदी के किनारे है? गंगा। और ये क्या कहते हैं, आगरा कौन सी नदी के किनारे है? यमुना। दिल्ली कौन सी नदी के किनारे है? यमुना। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? गोमती। बक्सर कौन सी नदी के किनारे है? गंगा। उज्जैन कौन सी नदी के किनारे? शिप्रा नदी के किनारे। अयोध्या कौन सी नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे। ये इंपॉर्टेंट ही पूछता है। और अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे है? साबरमती। और सूरत कौन सी नदी के किनारे है? नर्मदा।
तो ये ध्यान में रखिएगा कि यही इंपॉर्टेंट पूछता है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, ये दिल्ली यमुना नदी के किनारे है, आगरा यमुना नदी के किनारे हैं, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, पटना गंगा नदी के किनारे है। यही फेमस पूछता है इसमें से। तो ये अब समझ में आएगा कि आपको नदी के ऊपर तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदियां हैं? साबरमती, माही, नर्मदा और तापी। ये 4 नदियां हैं। कौन से नदी के ऊपर हीराकुद डैम बना हुआ है? हीराकुद डैम महानदी के ऊपर बना हुआ है। सतलज नदी के ऊपर कौन सा डैम है? भाखड़ा नंगल डैम है। टिहरी डैम कौन सी नदी पर बना हुआ है? भागीरथी नदी पर बना हुआ है। नागार्जुन सागर डैम कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है। आई होप कि आपको इस भारत की नदियों के बारे में समझ में आ गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत की झीलें। ये भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में दिया हुआ भारत की प्रमुख झीलें। तो भारत की प्रमुख झील में याद करने का एक तो सबसे बड़ा तरीका कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन है। तो झील 2 तरह के होते हैं, ताज़ा पानी की झील और खारे पानी की झील। तो जो समुद्र के किनारे होगा जनरली वो खारा पानी का झील होगा, और जो इनलैंड में होता है वो ताज़ा पानी का झील होता है जनरली। तो सबसे बड़े ताज़े पानी की झील जो है वुलर झील है, जो आप देख रहे हैं कि यहाँ वुलर झील है। ये जम्मू कश्मीर में पड़ती है, ये वुलर झील है। सबसे पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी है? वुलर झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ये चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा में पड़ती है ये। तो ये 3-4 क्वेश्चन झील के ऊपर होते हैं कि सबसे बड़ा झील कौन सा है। तो ताजे पानी की झील पूछेगा तो बोलना वुलर झील है। जम्मू कश्मीर कौन से स्टेट में? जम्मू कश्मीर में है। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील। चिल्का झील में लैगून भी बनता है, तो इसको लैगून में भी पूछे तो ये चिल्का ही झील बोलना, उड़ीसा में पड़ता है। तीसरा क्वेश्चन झील के ऊपर पड़ता है कि सबसे लंबा झील कौन सा है। तो सबसे लंबा झील देखिए केरला में है, वेम्बनाड। वेम्बनाड जो है ये झील, वेम्बनाड इंडिया का सबसे लंबा झील है। सबसे बड़ा ताजे पानी का झील वुलर झील, सबसे बड़ा खारे पानी का झील चिल्का झील, और सबसे लंबा झील वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील जो होता है वो केरला में पड़ता है, ये वेम्बनाड झील। अब और अदर साइड से कैसे क्वेश्चन पूछेगा, सीधे झील का नाम देगा, बोलेगा कौन से स्टेट में है। ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए बोल रहे हैं हम। लोनार झील कौन से स्टेट में है? लोनार झील जो होता है, ये लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है। सेकेंड पुलिकट झील, पुलिकट आंध्र प्रदेश में पड़ता है। थर्ड पूछेगा लोकतक झील। लोकतक झील जो होता है ये मणिपुर में पड़ता है। राजसमंद झील ये राजस्थान में पड़ता है। सांभर झील इसलिए फेमस है, देखिए जितना भी खारे पानी का झील होगा वो जनरली समुद्र के किनारे होता है, जैसे ये चिल्का झील बे ऑफ बंगाल के किनारे है। लेकिन पूछेगा इनलैंड खारे पानी का झील सबसे बड़ा कहाँ है, यानी ज़मीन के अंदर खारे पानी का झील सबसे बड़ा कौन सा है? तो उसका इनलैंड सलाइन वाटर जो लेक होता है ये सबसे बड़ा है, सांभर झील। ये सांभर झील ज़मीन चारों तरफ से ज़मीन के किनारे है। इसको इनलैंड सबसे बड़ा खारे पानी का झील कहते हैं, सांभर झील। तो डिडवाना झील भी ये राजसमंद, ये डिडवाना झील भी यहीं पे है। तो ये ध्यान रखिए कि झील में 5 तरह के क्वेश्चन आएंगे कि सबसे बड़ा ताजे पानी का झील, आंसर होगा वुलर झील। सबसे बड़ा खारे पानी का झील, आंसर होगा चिल्का झील। सबसे लंबा झील वेम्बनाड झील कौन से स्टेट में? केरला में। पुलिकट लेक कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। लोनार लेक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। लोकटक लेक कहाँ पे है? आपको मणिपुर में। ये इंपॉर्टेंट पूछता है इसमें से। और एक होता है सांभर झील, ये सबसे बड़ा इनलैंड खारे पानी का झील है, इनलैंड ये पड़ेगा आपको। वुलर झील फेमस है। और हाँ, एक होता है कि उत्तराखंड में कौन सा झील है? भीमताल झील। और एक यहाँ पे भी है तेलंगाना में है, जो हुसैन सागर, जो हैदराबाद और सिकंदराबाद को अलग करता है, हुसैन सागर झील। ये तो खारे पानी, एक वुलर झील के खारे पानी, सबसे बड़ा खारे पानी का झील चिल्का झील। सबसे बड़ा ताजे पानी की झील वुलर झील कौन से स्टेट में है? जम्मू कश्मीर में है। उत्तराखंड में कौन सा झील पड़ता है? भीमताल। आंध्र प्रदेश में कौन सा झील पड़ता है? पुलिकट। मणिपुर में कौन सा है? लोकतक। महाराष्ट्र में कौन सा है? लोनार। और सबसे लंबा झील जो होता है, ये सबसे लंबा झील हमारा पड़ जाता है, सबसे लंबा झील वेम्बनाड जो कि केरला में है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा भारत की जलवायु। तो भारत की जलवायु के लिए आपको 2 टर्म जानना जरूरी है, शीत कटिबंध और उष्ण कटिबंध।
ये 2 बात आपको जानना ज़रूरी है। तो जिस क्षेत्र का औसत सालाना औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, उसको हम लोग उष्णकटिबंधीय कहते हैं। और जिस क्षेत्र का सालाना औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम नीचे होता है, उसको हम लोग शीतकटिबंध कहते हैं। अभी हम लोग जहाँ बिहार, यूपी वगैरह में रहते हैं, इस एरिया में, जैसे इस एरिया में, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि 18 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा भी महसूस करते हैं और 18 डिग्री सेल्सियस से कम भी महसूस करते हैं। जैसे कि नवंबर-दिसंबर का महीना हो जाएगा, 18 डिग्री से कम हो जाएगा, और जैसे ही मार्च आएगा तो इस पूरे एरिया में क्या हो जाएगा, 18 डिग्री से सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होता है। इसीलिए हम लोग उसको शीतकटिबंध भी कह सकते हैं, उष्णकटिबंध। इसलिए दोनों को मिलाकर कहा गया शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो कर्क रेखा से जो ऊपर का भारत है, वहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? शीतोष्णकटिबंधीय। और कर्क रेखा से नीचे की जो एरिया है, वहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय। लेकिन ओवरऑल औसत अगर पूछा जाए कि भारत का जलवायु कौन-सा है, तो एवरेज जो मान के चला जाता है कि हिमालय की वजह से, हिमालय के रोकने की वजह से ठंडी हवा अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। इसलिए ये भारत की जलवायु को हम लोग उष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं। लेकिन इसमें एक और फैक्टर जुड़ जाता है कि यहाँ की जलवायु को एक मानसून हवा होती है जो कि काफ़ी इफ़ेक्टेड करती है, इसलिए इसको कहा जाता है उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। तो भारत की जलवायु को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। अगर प्रॉपर्ली नॉर्थ भारत और साउथ भारत का पूछेगा तो ऐसे बोलना है, लेकिन अगर भारत का जलवायु पूछे तो आपको बोलना है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। और मानसून शब्द कहाँ से आ गया? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर पड़ता है, तो हिंद महासागर में क्या होता है, यहाँ पे देखिए, मार्च से मई के महीने में आप जानते हैं, अब हम लोग गर्मी फील करते हैं ना, तो हाई टेम्परेचर हो गया। तो हाई टेम्परेचर जब भी होगा ना, जब भी तापमान ज़्यादा होगा ना, तो हवा गर्म होकर के हल्की हो जाएगी और ऊपर आकाश के ऊपर चली जाएगी, धरती के पास नहीं रहेगी। तो एयर का प्रेशर कम हो जाता है। यानी हाई टेम्परेचर यानी उच्च तापमान का मतलब निम्न दबाव। तो यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है पूरा। जो भारत का उत्तरी मैदान वाला क्षेत्र होता है पूरा, यहाँ पे इस साइड में पूरा लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है। और जो समुद्र नीचे का एरिया है, नीचे जो इंडियन ओशियन है, वहाँ पे हाई प्रेशर। हवा जो है बहती तभी है जब प्रेशर डिफरेंस हो। जब कहीं पे हाई प्रेशर हो, कहीं पर लो प्रेशर हो, तो ही हवा बहेगी, अदरवाइज हवा नहीं बहेगी। हवा जो शांत रह जाएगी, बिल्कुल स्टैग्नेंट हो जाती है, जो कभी-कभी गर्मी के मौसम में आप फील करते होंगे। तो हवा तभी बहेगी जबकि प्रेशर डिफरेंस होगा। प्रेशर डिफरेंस क्यों हो जाता है? जब भी जो 2 जगह के तापमान में अंतर होगा तो प्रेशर डिफरेंस होगा। हाई टेम्परेचर का मतलब लो प्रेशर और लो टेम्परेचर का मतलब हाई प्रेशर। तो मार्च से लेके मई तक में इस पूरे एरिया में क्या हो जाता है, हाई टेम्परेचर होता है। गर्मी बढ़ जाएगी तो हाई टेम्परेचर होगा। गर्मी बढ़ने से उसके संपर्क में आने वाली हवा भी गर्म हो जाती है। जैसे ही हवा गर्म होगी, बस वो धरती के पास नहीं रहेगी, वो आकाश की तरफ ऊपर चली जाएगी। तो वो हवा के ऊपर जाने से एयर का प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं लो प्रेशर बेल्ट। तो यहाँ इस एरिया ज़मीनी भाग में लो प्रेशर हो गया और समुद्र में हाई प्रेशर हो गया, तो हवा अट्रैक्ट होकर किधर आ गई? लैंड की तरफ। तो इसी हवा को मानसून नाम दिया गया, जो 1 जून को केरला के कोस्ट को। अब चूँकि मानसून समुद्र की तरफ से आ रहा है, तो समुद्र से जो पानी गर्म हो रहा है, तो हवा अपने साथ उस गर्म पानी ऊपर जो होता है भाप बन कर के ऊपर चला जाता है। तो उसी भाप को वो कैच कर लेता है, हवा क्या करता है? कैच कर लेता है। और कैच करने के बाद गर्म पानी जो होता है, जब ठंडा होता है, ड्रॉप्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और ये छोटा-छोटा ड्रॉप्स मिल कर के बादल का निर्माण करता है। और यही बादल जब कहीं भी किसी भी जिस लैंड एरिया में जहाँ भी पर्वत होगा टकराएगा, तो बारिश करता है। इसलिए मानसून से बारिश इसलिए हो जाता है क्योंकि जो मानसूनी हवा होती है, वो इंडियन ओशियन से जब गुजरती है, तो वहाँ के पानी जो होता है, गर्मी से गर्म होकर के जब वेपर बन के ऊपर जाता है, तो उसको कैच कर लेती है। ऊपर जाने पर ये गर्म पानी भाप जो होती है, जो गैस के रूप में होती है, ठंडी होने पे वो लिक्विड फॉर्म में बन जाती है। यही पानी का छोटा-छोटा ड्रॉप मिल कर के बादल का निर्माण करता है। और ये बादल जब अपने रास्ते में पड़ने वाले किसी भी पर्वत से टकराती है तो बारिश करती है। इसलिए भारत में मानसून जो होता है, मानसून की वजह से बारिश होती है यहाँ पे। तो अगर पूछा जाए ओवरऑल कि भारत की जलवायु क्या है, भारत की जलवायु को हम क्या कहते हैं, तो भारत की जलवायु को हम लोग उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं। अगर प्रॉपर्ली पूछा जाए उत्तर भारत का, तो आपको बोलना है शीतोष्ण, दक्षिण भारत का
तो उष्ण है। लेकिन ओवरऑल भारत की जलवायु को हम क्या कहते हैं? तो ओवरऑल भारत की जलवायु को हम लोग उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये भारत की प्राकृतिक वनस्पति। इसमें टाइप्स ऑफ वनस्पति कम पूछते हैं, उस वनस्पति के पेड़ जो हम दोनों बताएंगे आपको। तो पहले जान लीजिए कि भारत में किस किस तरह की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। एक बात जान लीजिए कि जिस एरिया में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पे सदाबहार वन पाया जाता है। तो सदाबहार वन उस एरिया में पाया जाता है जहाँ पे हाई रेनफॉल, हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि केरला में और तमिलनाडु में या पश्चिमी घाट इसको बोलते हैं, यहाँ पे पश्चिमी घाट। ये तो सदाबहार वन हो गया। एक तो हमारा प्राकृतिक वनस्पति है सदाबहार वन, जो मोस्टली पार्ट ऑफ इंडिया में बिहार, यूपी, उड़ीसा, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका मैक्सिमम पार्ट जो पाया जाता है इंडिया में सबसे ज़्यादा एरिया में जो वन पाया जाता है वो होता है पर्णपाती वन। यहाँ पे यही यानी कि पतझड़ वन, यानी एक खास मौसम में पेड़ अपने पत्ते को गिरा जाता है। आप देखिएगा कि मार्च अप्रैल के समय में हर पेड़ का पत्ता गिरता है, फिर नया पत्ता आ जाता है। इसलिए इस तरह के वन को हम लोग, जिस वन के पेड़ एक खास मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं, उस तरह के वन को हम लोग कहते हैं पर्णपाती वन या पतझड़ वन। तो भारत के मैक्सिमम एरिया में ये पतझड़ वन है, ये पतझड़ वन है। पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतीय वन, मैदानी एरिया में मैक्सिमम पार्ट में पतझड़ वन होता है। जो मरुस्थलीय पार्ट में उसमें कटीले वन इसको कहते हैं, थॉर्न फॉरेस्ट इंग्लिश में उसको बोलते हैं, जो कि गुजरात और राजस्थान में पाया जाता है और कुछ हिस्सा जो है यहाँ बीच में पाया जा रहा है यहाँ पे। तो सदाबहार वन केरला उसके सबसे ज़्यादा फेमस है। एक तो ये सदाबहार वन, पर्वतीय वन, पतझड़ वन, कटीले वन, 4 हो गया। और एक हो गया मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो कि आइलैंड में मिलता है, जहाँ पे ज़मीन बहुत गीला हो जाता है समुद्र के किनारे होने की वजह से। ज़मीन जो किनारे का हिस्सा जहाँ पे तो दलदली जैसा इलाका हो जाता है, तो वहाँ पे जो पेड़ होते हैं उसको हम लोग, उस फॉरेस्ट को हम मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट आइलैंड में पाया जाता है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में। जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में पर्वतीय वन पाया जाता है। भारत के गुजरात और राजस्थान में कटीले वन पाया जाता है, बाकी हिस्से में पतझड़ वन पाया जाता है। सदाबहार वन, पर्वतीय वन, कटीले वन, पतझड़ वन, मैंग्रोव वन, ये 5 तरह के वन हैं। सदाबहार वन, पर्वतीय वन, कटीले वन, पतझड़ वन और मैंग्रोव वन। ये ध्यान रखिए, इंडिया के मैक्सिमम पार्ट में पतझड़ वन पाया जाता है, यानी कि इस जंगल के जो पेड़ होते हैं, जो वन के जो पेड़ होते हैं, खास मौसम में अपने पत्ते गिराते हैं। ये थॉर्न फॉरेस्ट है, यानी कि कटीले वन होते हैं जिसमें बबूल खेत, जिसमें कांटा लगा हुआ है, जिस पेड़ में भी कांटा लग जाता है, तो पेड़ में कांटे लगे होते हैं। इस वन के पेड़ में कांटे लगे रहते हैं। ये प्राकृतिक वनस्पति। अब इसके आगे हम बताएंगे कि कौन सी प्राकृतिक वनस्पति में कौन से पेड़ पाए जाते हैं। तो ये याद में ध्यान रख लीजिए कि 5 तरह की प्राकृतिक वनस्पति इंडिया में पाई जाती है: पर्वतीय वन, पतझड़ वन, कटीले वन, सदाबहार वन और मैंग्रोव वन। अब हम आगे बताएंगे आपको कि इस प्राकृतिक वनस्पति में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं। अब हम जानेंगे कि कौन सी प्राकृतिक वनस्पति में कौन से इंपॉर्टेंट पेड़ पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, प्राकृतिक वनस्पति नहीं पूछेगा कि ये पेड़ कौन से वनस्पति का है, ये पूछेगा, या इस वनस्पति का में कौन कौन से फेमस पेड़ पाए जाते हैं। तो हम पहले बोले हैं कि आपको केरला के पास में एक पश्चिमी घाट पाया जाता है, तो वहाँ पे जो पेड़ पाए जाते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, उसी जगह पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो सदाबहार को यहाँ पे सदापर्णी बोल रहा है। तो सदाबहार वन में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, यानी जहाँ पे रोजवुड, महोगनी, एबोनी, रबर। याद रखिए कि केरल में पूछता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा रबर का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है। रबर एक पेड़ है, प्लांट है, जहाँ से दूध चूता है, उसको जमा करके फिर रबर का फॉर्मेशन होता है, जिससे कि आप रबर का सब सामान देखते हैं आप, तो रबर का पेड़ होता है। तो सदाबहार वन का सबसे फेमस पेड़ जो होता है रबर होता है। रोजवुड, महोगनी, एबोनी और रबर, ये 4 प्लांट सदाबहार वन का पेड़ है, जो कि केरला में पश्चिमी घाट में पाया जाता है। सेकेंड, जो हम लोग के मैक्सिमम यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, इस सब मैक्सिमम में जो पेड़ पाया जाता है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये सब हिस्से में जो पेड़ पाया जाता है उसको पतझड़ वन करते हैं। जो मैक्सिमम पार्ट में पड़ता है, तो जो फर्नीचर बनाने वाला लकड़ी होता है ना, फर्नीचर बनाने वाला लकड़ी, वही पतझड़ वन में आ जाता है।
जैसे सागवान, शीशम, महुआ, आंवला, सेमल, चंदन। चंदन तो आपको बहुत फेमस है, इस यहाँ पे आपको जानते हैं। कर्नाटका में मैसूर जो होता है, सबसे ज़्यादा चंदन का प्रोडक्शन होता है मैसूर में। मैसूर में चंदन वन ही है, सबसे ज़्यादा चंदन का प्रोडक्शन मैसूर में ही होता है। तो जो पतझड़ वन है तो आपको याद हो जाएगा, मैक्सिमम पार्ट ऑफ इंडिया में यही पतझड़ वन है। तो जो भी फर्नीचर वाला लकड़ी होता है ना, वो पतझड़ वन में पाया जाता है। सागवान और शीशम का मैक्सिमम लोग फर्नीचर बनवाता है, सागवान और शीशम से। तो सागवान, शीशम, महुआ, चंदन, आंवला, ये फेमस पेड़ है पतझड़ वन का। जो उसके बाद हम लोग मरुस्थलीय या कटीले वन भी, जो मरुस्थलीय वन भी कर सकते हैं, कटीले वन भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। तो जो कांटे वाले पेड़ होते हैं उसमें वही मेन आता है। इसमें बबूल, कीकड़, झाड़ियाँ, ये मेन फेमस है। तो तीसरा जो हमारा आ गया थॉर्न फॉरेस्ट या काटीले वन या मरुस्थलीय वन, सब एक ही हैं। इसमें बबूल, कीकड़ और झाड़ी आ जाएगा मेन। पर्वतीय वन में देखिए ऊपर में ऐसा जिसका कोनिकल शेप होता है वैसा वाला पेड़ पाया जाता है आपका, ये चीड़, स्प्रू, स्पाइन, स्प्रू, चीड़ और स्प्रूस इसका बर्च। चीड़, स्प्रूस, बर्च इसका 3 है पर्वतीय क्षेत्र में, यानी हिमालय वाले रीजन में। इस चीड़, स्प्रूस, बर्च। तो आप तो 4 तो जान जाइए। सदाबहार का कौन सा पेड़ होता है? महोगनी, रोजवुड, महोगनी, एबोनी और रबर। सेकंड जो ये मैक्सिमम पार्ट में पतझड़ वन में जो सब सागवान हो गया, शीशम हो गया, महुआ हो गया, आंवला हो गया, चंदन हो गया। और ये मरुस्थलीय पर्वत में आ गया आपको बबूल, कीकड़, झाड़ी। और पर्वतीय में आपके क्या हो गया? चीड़, स्प्रूस, बर्च। और ये जो दलदल वाले इलाके में हो गया, वो मैक्सिमम पेड़ जो वहाँ पर होगा छोटे छोटे जो दलदल में होते होंगे वही होता होगा। तो ये मेन पूछता है इसमें से। सदाबहार का एग्जाम्पल बताइए पेड़ का। रोजवुड, महोगनी, एबोनी और रबर। पतझड़ का बताइए सागवान, महुआ, शीशम, आंवला, चंदन। मरुस्थलीय वन का बताइए या कटीले वन का बताइए। बबूल, बेर, खजूर और नीम। खैर भी होता है मगर बबूल, बेर, नीम और खैर। बबूल, कीकड़, झाड़ियाँ। और चीड़, स्प्रूस और बर्च पर्वतीय क्षेत्र का है, पर्वतीय क्षेत्र में। ये हो गया आपका प्राकृतिक वनस्पति और उसके पेड़। अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो हमारा आ गया भारत की मिट्टी। तो भारत में कितनी प्रकार की मिट्टी है ये आप देख लीजिए। जो पर्वतीय क्षेत्र में है तो वो देखती हैं कि उसमें पर्वत के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उस तरह की लाल लाल होती है। अगर आप जब कभी कभी कश्मीर गए हों या वैष्णो देवी गए होंगे तो वहाँ की मिट्टी मैदानी इलाके की मिट्टी से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। लाल कलर की होती है, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं मिट्टी में। तो उसमें उसको हम लोग पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। तो फर्स्ट लेकिन जो फेमस सबसे फेमस आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे कौन से में ब्लू कलर से जो भी हिस्सा है आप देख लीजिए वो कितने एरिया में फैला हुआ है सबसे ज़्यादा। जलोढ़ मिट्टी जो बिहार, यूपी, एमपी, गुजरात के कुछ हिस्से में और कोस्टल प्लेन में पाया जाता है। ये जलोढ़ मिट्टी सही है। जलोढ़ मिट्टी आप देख लीजिए कहाँ कहाँ पाया जाता है। पंजाब, हरियाणा, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, आसाम, इस जगह में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है देखिए। और गुजरात का, राजस्थान का कुछ हिस्सा, गुजरात का, राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम और गुजरात और राजस्थान का कुछ हिस्सा में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी सेकेंड लार्जेस्ट मिट्टी है इंडिया की। सॉरी, लाल मिट्टी, रेड, जिसमें मिट्टी का कलर लाल होता है। ये आप देख लीजिए लाल मिट्टी होती है। सेकेंड लाल मिट्टी कहाँ कहाँ आप देख लीजिए। मध्य प्रदेश में हो गया, महाराष्ट्र के पूर्वी इलाके में, महाराष्ट्र के कर्नाटका में। आप देखिए होल कर्नाटका अथवा तमिलनाडु का कुछ हिस्सा। तो महाराष्ट्र, कर्नाटका और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब में लाल मिट्टी पाई जाती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये सब में लाल मिट्टी पाई जाएगी। देखिए लाल मिट्टी, कलर भी लाल कर दिया है। अब महाराष्ट्र, कर्नाटका के ही देखिए, महाराष्ट्र, कर्नाटका,
महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु में ये 2 ही मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी या काली मिट्टी। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र के अधिकतर पार्ट में ये काली मिट्टी पाई जाती है। ये पूरा महाराष्ट्र आ गया आपका। कर्नाटक का कुछ हिस्सा हो गया, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा हो गया। लेकिन महाराष्ट्र के मैक्सिमम पार्ट में पूछे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। और इसी काली मिट्टी की वजह से यहाँ पे कपास का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। तो काली मिट्टी किस चीज़ के लिए फेमस है? कपास की खेती के लिए फेमस है यहाँ पे। तो ये ध्यान में रखिए कि मध्य, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब में लाल मिट्टी पाई जाती है। महाराष्ट्र और एमपी के बहुत बड़े हिस्से में काली मिट्टी पाई जाती है। गुजरात, राजस्थान के पश्चिमी इलाके में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है और गुजरात के कुछ हिस्से में। देखिए, काली मिट्टी 2 जगह पाई जाती है, गुजरात के कुछ हिस्से में और महाराष्ट्र, कर्नाटक। दक्कन प्लेटू इसको बोलते हैं, दक्कन पठार। महाराष्ट्र और कर्नाटक, महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटक, ये 3 मिला के दक्कन पठार बनाते हैं और इसी दक्कन पठार में काली मिट्टी बनती है। तो ये हो गया आपका एमपी का हिस्सा, ये पूरा हिस्सा हो गया महाराष्ट्र का। ये जो नीचे का हिस्सा देख रहे हैं ये कर्नाटका का है। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ये तीनों में काली मिट्टी पाई जाती है। कुछ हिस्सा गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। और जहाँ भी काली मिट्टी पाई जाएगी वहाँ पे कपास का प्रोडक्शन होता है। ये ध्यान में रखिए, काली मिट्टी कपास के प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस है। जलोढ़ मिट्टी जनरली राइस, वीट के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। तो हमारा सबसे फेमस जो मिट्टी हो जाता है हमारा जलोढ़ मिट्टी, जो बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, राजस्थान और गुजरात की कुछ हिस्से में पाया जाता है। और ये कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर, ये सब में लाल मिट्टी पाई जाती है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी। तो कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। ये देखिए, केरला में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी बरसता है वहाँ पे लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। केरला और एक मेघालय का एरिया है छोटा सा, ये आप देख लीजिए, यहाँ पे मेघालय, यहाँ पे ये है भारत की मिट्टियाँ। तो देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 तरह की मिट्टी भारत में पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में। जलोढ़ मिट्टी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और आसाम में। लाल मिट्टी पाई जाती है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर, महाराष्ट्र का पश्चिमी एरिया, कर्नाटका और तमिलनाडु का पश्चिमी, महाराष्ट्र का पूर्वी एरिया और तमिलनाडु का पश्चिमी एरिया, ये पाया जाता है यहाँ पे लाल मिट्टी। और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और कर्नाटका के कुछ हिस्से में काली मिट्टी पाई जाती है, गुजरात के हिस्से में काली मिट्टी पाई जाती है। जहाँ जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है वहाँ पे कपास का प्रोडक्शन होता है। राजस्थान के पश्चिमी इलाके में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है और केरला के कोस्ट पे आपको लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ये 6 मिट्टी, ये भारत की मिट्टी हो गई। इस तरह से आपने भारत का भूगोल पढ़ा। उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर करें।